जैन साथियों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की एक नई सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें कि आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है उत्तराखंड में परमार वंश, या जिसे हम पंवार वंश भी कहते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा करी थी फतेहपति शाह की, उसमें जिसको भी हमने कहा था कि इन्हें गढ़वाल का स्वर्णिम काल भी कहते हैं, और किस प्रकार यहाँ पे हमारे नई कला और संस्कृति का उदय होता है, और यहाँ पे चित्रकारिता भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे उनके पौत्र प्रदीप शाह के उसमें। और ज़्यादा नहीं कहते हुए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा पहले रिकॉल कर देता हूँ। मैंने कहा था कि इससे पहले तुम्हारे पास कौन थे? प्रदीप शाह के दादा कौन थे तुम्हारे पास? प्रदीप शाह के कौन थे? फतेह फतेह शाह। फतेहपति शाह थे। मैंने कहा था कि जो फतेहपति शाह थे, इसके बाद इनके पुत्र तुम्हारे पास कौन बनते हैं? उपेंद्र शाह। ठीक हो गया, उपेंद्र शाह। फिर मैंने कहा था कि कुछ समय बाद उपेंद्र शाह की तुम्हारी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास कौन बनते हैं? दिलीप शाह। कौन बनते हैं? दिलीप शाह। देखो, आपके पेपर में एक क्वेश्चन कभी ये भी बन सकता है कि परमार वंश में राजाओं के उनका क्रम चाहे तुम्हारे पास असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। तो कभी ऐसे दे देगा, ठीक है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे कर देगा, फिर वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। तुम्हारे पास पहले कौन थे? उपेंद्र शाह। फिर उनके पुत्र कौन थे? दिलीप शाह। देखो, कई इतिहासकार मानते हैं कि जो तुम्हारे पास दिलीप शाह थे वो फतेह शाह के क्या थे? दूसरे पुत्र थे, ठीक है। और उसके बाद लेकिन इनकी भी तुम्हारे पास क्यों जाती है? डेथ हो जाती है। उसके बाद उपेंद्र शाह के कई इतिहासकार कहते हैं कि उपेंद्र शाह के पुत्र प्रदीप शाह बनते हैं, लेकिन हमारे किताबों में लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास दिलीप शाह है, उसके पुत्र तुम्हारे पास कौन बनते हैं? प्रदीप शाह। ठीक है, इसको ढंग से ना दो, प्रदीप शाह यहाँ पे शासन करते हैं, ठीक है। इनका तुम्हारे पास सबसे कम कार्यकाल तुम्हारे पास किसका था? दिलीप शाह का। कितने का था? दिलीप शाह का। मात्र इनको इतिहासकार मानते हैं कि 1 साल तक इन्होंने शासन करा था। कब तक? 1716 से 1770 तक। इसलिए हम प्रदीप शाह के शासनकाल को जो तुम्हारे पास फतेहपति शाह को हम कब से मान रहे हैं? 1664 से लेकर 1716 तक मान रहे हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास 16 और 17 का बीच का गैप है, वो तुम्हारे पास किस दोनों ने लिया था? उपेंद्र शाह और दिलीप शाह ने। इसलिए हम प्रदीप शाह के शासनकाल को 1717 से पढ़ेंगे और 1772 तक पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको एक चीज याद रखनी है, जो तुम्हारे पास प्रदीप शाह है वो अभी भी उम्र में क्या है? छोटे हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि जब कोई राजा शासन करने लायक नहीं होता है तो उसके तुम्हारे पास क्या होते हैं? संरक्षक, या तुम्हारे पास क्या है? संरक्षिका। तो इसमें याद रखना कि जो तुम्हारे प्रदीप शाह की संरक्षिका रही थी, उनका नाम था तुम्हारे पास कनकेवी देवी। क्या था? कनकेई देवी, ठीक है। अभी तक मैंने कहा इससे पहले हमारे पास 2 राजाओं के संरक्षिका बन चुकी है। पहले तुम्हारे पास पृथ्वीपति शाह है, जिनकी संरक्षिका तुम्हारे पास कौन थी? महारानी कर्णावती। दूसरे तुम्हारे पास कौन है? फतेहपति शाह है, जिनकी संरक्षिका तुम्हारे कौन थी? महारानी कटौजी रानी। अब तीसरे तुम्हारे पास कौन है? प्रदीप शाह। इनका तुम्हारे पास कौन है? कनकी देवी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री बताऊंगा, और उनसे रिलेटेड जितना हमारे पास एग्जाम, व्यू ऑफ एग्जाम के हिसाब से हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट्स बनेंगे, उसको हम यहाँ पे एक सीरीज के हिसाब से क्या करेंगे? क्लियर करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा पहले लिखना कि इनका सबसे सर्वाधिक कार्यकाल है, मतलब पहला टॉपिक लिखना, परमार वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक तुम्हारा कौन था? प्रदीप शाह था, ठीक है। दूसरा मैंने कहा था कि इनकी संरक्षक तुम्हारे कौन थी? महारानी कनकेई देवी, ठीक है। ठीक हो गया। इसमें थोड़ा एक एक चीज आपने एक चीज और देखना है। अब देखो, सपोज मैंने कहा उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड, ठीक है। हमारे आयताकार आकृति का ये तुम्हारे पास उत्तराखंड है। मैंने कहा इसमें 2 शासक तुम्हारे काम कर रहे थे। यहाँ तुम्हारे पास परमार चल रहे, कौन चल रहे हैं? परमार। परमार में तुम्हारे पास कौन राजा काम कर रहे हैं? प्रदीप शाह काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ तुम्हारे पास कौन है? चंद है। कौन है? चंद है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जब प्रदीप शाह शासन करते, इनकी उम्र तुम्हारे पास क्या थी? छोटी थी। तो इनके यहाँ पे तुम्हारे पास उत्तरकाशी का रवाय वाला क्षेत्र है, जो तुम्हारे पास भूटान प्रदेश से टच करता है। यहाँ पे तुम्हारे पास मानते हैं कि एक यहाँ पे फौजदार क्या थे? एक फौजदार थे, उनका नाम तुम्हारा क्या था? एक फौजदार। देखो, फौजदार मतलब सेनापति, ठीक है। उस क्षेत्र को देख रहा होगा ना, उसका नाम तुम्हारे पास क्या था? सादर सिंह कठेर। क्या था? इसको थोड़ा आप ढंग से देना, सादर सिंह कठेर। अब इतिहासकार मानते हैं कि सादर सिंह कठेर के 5 पुत्र हुए। कितने हुए? 5 पुत्र होते हैं। और सादर सिंह कठेर जब 5 पुत्र होते हैं, ये 5 पुत्र ये देखते हैं यार क्या जो तुम्हारे पास परमार वंश है, इसमें अभी क्या है? तुम्हारे पास राजा क्या है? बहुत छोटा है, जो अभी मतलब कि अच्छी जिसकी पकड़ नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं, और इस प्रदीप शाह को मारने की क्या करते हैं?
कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये इतिहासकार यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि ये प्रदीप शाह को जहर दे के मार देते हैं, लेकिन भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से प्रदीप शाह न मर के उसी राजघराने का एक छोटा बच्चा मर जाता है उसकी जगह पे, और ये बात तुम्हारे किसको पता चल जाती है, वहाँ के दीवानों को पता चल जाती है, ठीक है। और मैंने कहा था कि इससे पहले जो उनका प्रमुख वजीर, जिसे वजीर कहेंगे या फिर सेनापति था, वो तुम्हारे पास कौन था, पूरिया नेथा है, ठीक है, जो कि इसके दादा फतेहपति शाह के शासनकाल से तुम्हारे पास क्या था यहाँ पे सेनापति थे। कौन थे, उनका नाम पूरिया नेथानी, ठीक है। और ये पूरिया नेथानी क्या करते हैं कि इन पांचों भाइयों को मतलब कि बहला फुसला करके एक दूसरे के प्रति उनको वो करके इन पांचों भाइयों की तुम्हारे क्या करा देते हैं, हत्या करा देते हैं। और धीरे धीरे बाद में प्रदीप शाह से वो बड़े हो जाएंगे, फिर अपने परमार वंश की गद्दी पर बैठ जाएंगे। देखो जो तुम्हारे पास पूरिया नेथानी है, इन्होंने 2-3 बार तुम्हारे पास किसको बचा लिया, हमारे गढ़वाल क्षेत्र की राजगद्दी को बचाया था, ठीक है। इसलिए इस पूरिया नेथानी को गढ़वाल का तुम्हारे पास क्या कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसमें इसलिए एक थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और लिख देना, तो तुम्हारे पास प्रदीप शाह है, उनके शासनकाल में तुम्हारे पास क्या होता, कठेतों का क्या होता, विद्रोह क्या हुआ था, कठेतों का विद्रोह हुआ था, ठीक है, जिसको तुम्हारा किसने दबाया था, पूरिया नेथा ने, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखो, अब प्रदीप शाह से अगर कोई हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है तो वो क्या बनता है, ठीक है। अब हम उसको देखना है। अब यहाँ पे देखो, ये सपोजर हमारे पास क्या है, उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड, ठीक है। मैप से हमेशा ढंग से समझना इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे पास कौन कर रहे, पवार वंश, पवार वंश तुम्हारे पास कौन है, प्रदीप शाह, ठीक हो गया। अब प्रदीप शाह का कार्यकाल तुम्हारे कब से है, 1717 से लेकर 1772 था, ठीक है, 1772 तक। अब यहाँ पे चंद चले के चल रहे हैं, चंदों में मैंने कहा था कि इससे पहले जब इसके दादा यहाँ पे फतेहपति शाह शासन कर रहे थे, उनके समकालीन तुम्हारे पास कौन कौन थे, 3 राजा, कौन कौन थे, 3। बाज बहादुर चंद कौन था, बाज बहादुर चंद, फिर उद्योग चंद, ज्ञान चंद, फिर तुम्हारे पास कौन आता है, जगत चंद। तो देखो प्रदीप शाह के समकालीन चंदों में तुम्हारे पास बाज बहादुर चंद्र, उद्योग चंद, ज्ञान चंद और जगत चंद, 4 इसके तुम्हारे के थे, समकालीन के थे। अब मैंने ये भी कहा था कि जो तुम्हारा जगत चंद था, इसका तुम्हारे पास टाइम पीरियड 1708 से लेकर 1720 तक था, ठीक है। इसको ढंग से गिना दो। अब देखो 1720 है, मतलब कि 1720 में, याद रखना कि 1720 में अब तुम्हारे पास यहाँ कौन चल रहे हैं, 1717, मतलब कि अब जब आएगी प्रदीप शाह के समकालीन तुम्हारे पास कौन होंगे, तो कौन होंगे, जगत चंद, कौन होंगे, जगत चंद। और जगत चंद के बाद तुम्हारे पास कौन आते हैं यहाँ पे, देवी चंद। इनका शासनकाल तुम्हारा रहता है 1720 से लेकर 1726 तक रहते हैं, ठीक है। अब मतलब कि हमको प्रदीप शाह को देखना है, यहाँ पे जगत चंद को देखना और देवी चंद को देखना है, मतलब कि एक दूसरे के समकालीन है। मतलब कि इस समय पर जब प्रदीप शाह यहाँ पर शासन करोगे, तब इनके बीच कुछ ना कुछ क्या हुई होगी, घटनाएं हुई होगी, और वही हमको इसमें देखना है, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसमें, अब देखो, अब इसमें थोड़ा देवी चंद के बारे में हमको चर्चा करनी है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो हम कर चुके हैं ना, जो तुम्हारे पास बाज बहादुर चंद से लेकर के अभी तक जितने भी शासन थे, उन्होंने सब ने गढ़वाल पर क्या करा, अटैक करा, ठीक है। लास्ट में तुम्हारे पास कौन थे, जगत चंद थे। जगत चंद में मैंने ये भी कहा था, जगत चंद ने हमारे गढ़वाल में आक्रमण किया था, और जगत चंद वो पहला शासक है जिसने कि हमारे पूरे श्रीनगर तक तुम्हारे ये था कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब तुम्हारे पास जगत चंद के बाद तुम्हारे पास उसका पुत्र कौन आएगा, तुम्हारे पास देवी चंद आएगा, ठीक है, 1720 से लेकर 26 तक, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसमें थोड़ा आपको याद रखना कि जो तुम्हारे पास देवी चंद था, इसका एक तुम्हारे पास क्या था, दीवान था, क्या था, दीवान था, उसका नाम था तुम्हारे पास मानिक गैडा, क्या था, मानिक गैडा, क्या था, ढंग से, ठीक है। अब उस चंदों के साम्राज्य में अब थोड़ा एक ऐतिहासिक घटनाएं हो जाती है, जो कि थोड़ा से इनके राज्य को क्या कर देगी, तितर बितर कर देती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखना क्या होता है, इनके एक दीवान था, उसका नाम तुम्हारा क्या था, मानिक गैडा, ठीक है। जो तुम्हारे पास मानिक गैडा होता है, वो देवी चंद के मतलब कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक चापलूस टाइप का, ठीक है। उसने हमेशा मतलब वो कभी नहीं चाहता था कि, अब जैसे हमारे यहाँ तुम्हारे कौन थे, पूरे नेता, ठीक है, वो भी तुम्हारे पास के थे, एक अच्छे से यहाँ पे सेनापति थे, और वो हमेशा अपने राजकुमारों का प्रोटेक्शन करते थे, ठीक है, चाहे तुम्हारे पास आंतरिक संघर्ष वो है,
आंतरिक कलह है, चाहे तुम्हारे पास बाह्य आक्रमण है, ठीक है, हमेशा पुरंदर ने उसकी करी सुरक्षा करी। लेकिन अब जो तुम्हारे पास मानिक गैंडा है वो तुम्हारे पास क्या करते हैं, हमेशा इस देवी चंद को तुम्हारे पास अपनी बातों में बहला फुसला करके उसको बेवकूफ बनाने का काम करता है। और जो तुम्हारे पास देवी चंद है इस मानिक गैंडा के कहने पर अपने पूरे जो उसके राज्य संपत्ति थी, जितना भी तुम्हारे पास टैक्स था, वो तुम्हारे पूरे इसके कहने पर तुम्हारे कर देगा, समाप्त कर देता है। इसीलिए इस देवी चंद को तुम्हारे पास 11वीं चंद वंश का तुम्हारे पास क्या कहते हैं, चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अगर पेपर में आता है, देखो मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि इस चंद वंश को अभी हमने चंद वंश में भी पढ़ना है, लेकिन हमको थोड़ा पढ़ने के लिए वहां पर क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, ठीक है। इस देवी चंद को चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक तो आपको पता ही है, ठीक है। देखो कई राजा, देखो हर राजा तुम्हारे पास क्या नहीं होता है, सक्षम नहीं होता, ठीक है। कई राजा क्या करते हैं कि अपने पूरे संपत्ति को वो कर देते हैं, कई भोग विलास को उसमें अपने राज्य को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे पास किसने किया था, देवी चंद ने, ठीक है। तो जब दीवान ये मानिक गढ़ है, इससे जब भी तुम्हारे पास पैसा मांगेगा ये हमेशा इसी कहने पर दे देगा, ठीक है। और इसी के कहने पर तुम्हारे पास देवी चंद है, इस गढ़वाल पर तुम्हारे पास क्या करता है, अटैक करता है, इसके बोलने पर, किसके, मानिक गढ़ के कहने, ठीक है। 1723 में, कितने में, इसमें एक युद्ध कहते हैं उसको, ठीक हो गया। तो इस 1723 में तुम थोड़ा सा तुम याद रखना कि जो तुम्हारे पास देवी चंद है वो प्रदीप शाह के उसमें अटैक करता है, क्योंकि किसके बोलने पर, मानिक गैंडा के बोलने पर, क्योंकि ये कहता है कि मेरे पिता ने, इसके पिता तुम्हारा कौन था, जगत चंद ने, उसने पूरे गढ़वाल को जीत लिया था, यहाँ तक कि श्रीनगर को जीत लिया था। उसी के कहने पर जो तुम्हारे पास 1730 में तुम्हारे पास देवी चंद यहाँ पर अटैक करता है, जिसे हम तुम्हारे क्या कहते हैं, गणाय का, कहते हैं गणाय का युद्ध। गणाई नामक स्थान पर 1723 में एक युद्ध होता है, उसे हम गणाई का युद्ध कहते हैं। और ये गणाई का युद्ध थोड़ा सा यहाँ पे प्रदीप शाह वर्सेस कौन आएगा, देवी चंद, ठीक है। और इसमें मानते हैं कि अब देखो देवीचंद करेगा, देवीचंद अभी भी 1700, अब 1717 में इसका शासन कर था ना, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास उतना परिपक्व नहीं हो पाया कि वो तुम्हारे पास इस देवीचंद से कर पाए, युद्ध कर पाए। इसलिए फिर इसकी रक्षा तुम्हारा कौन करेगा, गढ़वाल का चाणक्य कौन करेगा, पुरैनाथानी करता है। और ये पुरैनाथानी इस देवीचंद को तुम्हारे पास क्या कर देता है, गणाई नामक स्थान पर इसको कर देगा, हरा देगा। तो इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लिख देना, किसमें, प्रदीप शाह के उसमें गणाई का युद्ध, किसका युद्ध, गणाई का युद्ध, बस इसको लिखना 1723 में लिख देना कि प्रदीप शाह वर्सेस देवीचंद के बीच गणाई नामक स्थान पर 1723 में एक युद्ध होता है, जिसमें कि पुरैनाथानी देवीचंद को हरा देता है। इसे हम क्या कहते हैं, गणाई का युद्ध कहते हैं। अब देखो कुछ संपत्ति इसने इसके कहने पर क्या कर दिया, इसको दे दी, ठीक है। अब इसको बड़े बड़े सपने दिखाता था, ठीक है, कि भाई तू इतने पैसे दे, गरीबों को दान दे, ठीक है, इतने अयासी कर, ठीक है, तेरे को उत्तराखंड का क्या बनना है, विक्रमादित्य बनना है, तेरे को यहाँ का सम्राट बनना है। तो सारे इसको पूरे बहला फुसला करके इसने देवीचंद की पूरी संपत्ति को खत्म कर दिया। और लास्ट में है खुद देवीचंद की इसने क्या कर दिया, यहाँ पे हत्या कर दी, किसने, मानिकगढ़ ने। अब फिर इसके बाद देवीचंद, इसका तुम्हारा इसका पुत्र कौन आएगा तुम्हारे पास, इसका तो तुम्हारे पास देवीचंद था, इसका नाम था तुम्हारा अजीत चंद, कौन था, अजीत चंद, ठीक है। इसका पुत्र कौन हुआ, अजीत चंद। मतलब कि अब इस पे भी तुम्हारे पास कौन पूरा का पूरा किसका वो था, मानिक गैडा का इस पे क्या था, पूरा कंट्रोल था, ठीक है। जो ये मानिक गैडा कहेगा वही तुम्हारे पास अजीत चंद कार्य करता था, ठीक है। अजीत चंद ने भी सेम इसी की जैसे इसके बुन पर पूरा काम किया, लेकिन कभी ये तुम्हारे पास अगर अड़ गया तो मानिक गैडा ने इसको तुम्हारा क्या कर दिया, इसको भी अजीत चंद को कर दिया, मरवा दिया। और 1726 तक देवीचंद रहा, और 26 लेकर 28 तक सिर्फ तुम्हारे पास दो साल कौन रहा, अजीत चंद था, ठीक है। और इस अजीत चंद के बाद तुम्हारे पास 28 लेकर 30 तक, मतलब 28 लेकर 1729 तक यहाँ पे किसी ने शासन नहीं करा, क्योंकि इस मानिकगढ़ ने क्या करा कि जितने भी चंद वंश के लोग थे, उनके परिवार थे या फिर उनके वंशज थे, उनको इसने क्या कर दिया, उनकी हत्या कर दी, ठीक है। जहाँ इनको चंद से रिलेटेड उनके वंशजों के संबंधी मिले, उनको मानिकगढ़ ने उनकी हत्या करवा दी। इसलिए अब इस पूरे पूरे चंद वंश में तुम्हारे पास कोई भी शासक, एक योग्य शासक नहीं बचा हुआ था, ठीक है। इसलिए इस पूरे टाइम पीरियड में तुम्हारे पास यहाँ पे कौन करते हैं काम, मानिक गैंडा और उसके भाई बंधु करते हैं। इसीलिए चंद वंश के इस टेन्योर को या इस समयकाल को हम क्या कहते हैं, गैंडा गर्दी, क्या कहते हैं, गैंडा गर्दी काल कहते हैं, ठीक है। इसको ढंग से ना आप लोग, ठीक हो गया।
नहीं बोलते जैसे इन्होंने गुंडागर्दी करके बोले यहाँ गुंडाओं का राज चल रहा है यहाँ, तो वैसे यहाँ तुम्हारा किसका राज चलता है, गेंडाओं का। इसलिए इस 2829 के टेंडर को हम चंदुवंश में क्या कहते हैं, गेंडागर्दी काल कहते हैं। अगर पेपर में आता है गेंडागर्दी काल किसके शासन काल को कहते हैं, तो देवीचंद। देखो इसको हम चंदों में पढ़ेंगे, इसलिए हमारे पास 2 बार रिवीजन हो जाएगा। मैं इसको इसलिए ढंग से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसको हमको कनेक्टिव के साथ करना है, पवारों के साथ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे इन गेंडाओं और इन गेंडाओं ने क्या करते हैं कि चंदों के मतलब कि वहां पे जो तुम्हारा जनता थी उनको इतना टैक्स लिया, ठीक है, उनको इतना परेशान कर दिया, इनसे परेशान हो गए। इसलिए तुम्हारे पास इस चंद वंश के तुम्हारे पास जो यहाँ के कहते लोग थे वो तुम्हारे पास चंदों को कि चंद वंश का कोई ना कोई तो बचा होगा, ठीक है, इसलिए उनको ढूंढने कहाँ चले गए, नेपाल। कहाँ चले गए, नेपाल। और नेपाल से तुम्हारे पास कौन आते हैं, कल्याण चंद। कौन आते हैं, कल्याण चंद। अब देखो जो तुम्हारे पास जो कल्याण चंद था, मानते हैं कि ये तुम्हारे पास नेपाल में एक बकरी चराने काम क्या चला था, ये बकरी, एक ग्वाला था, ये क्या था, ग्वाला। कहाँ था, ग्वाला, नेपाल में क्या था, नेपाल में एक क्या था, ये ग्वाला, ठीक है, गायों को चराने वाला। नेपाल से लाए इसको कि भाई तू कैसे करेगी यहाँ आ और हमारे गद्दी पर बैठ जा, क्योंकि यहाँ पर तेरे वंश का कोई भी यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। इसलिए बड़े बहला फुसला करके कल्याण चंद को इस चंद वंश की राजगद्दी पर बैठाया जाता है। मतलब अब हमारा जो तुम्हारा अगला शासक होगा वहां पे कौन होगा, कल्याण चंद। अब कल्याण चंद आते सबसे पहले क्या करेगा, इनके बोलने पाए, इनकी जनताओं के बोलने पाए, तो इनको मानते कि इनको लाए थे फरतेयालू। कौन आए थे, फरतेयाल, ठीक है। अब फरतेयाल जाति के वहां पे होंगे ना, उनको अच्छा लगा यार कि हाँ हमारे जो तुम्हारे पास शासन अच्छे से नहीं हो रहा, ठीक है। तो तुम्हारे फरतेयाल लोग थे, कल्याण चंद को नेपाल से बुलाकर लाए थे, इनको यहाँ की गद्दी पर बैठाते हैं। इसलिए कल्याण चंद फरतेयाल के बोलने पर जो उनका सबसे पहला काम होगा वो क्या होगा, इस मानिक गंडा को क्या करनी, हत्या करनी है, ठीक है। इसको ढंग से समझो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी घिची पिटी हो रही है, लेकिन आप लोग पॉज कर करके पढ़ना उसको, जिससे कि एक बार नोट से बनने हो जाए, अच्छा हो जाए। अब फरतेयालों के कहने पर कल्याण चंद इस पे मानी गणना की यहाँ पे क्या कर देता है, हत्या कर देता है। अब फिर यहाँ पे तुम्हारा कौन आएगा, कल्याण चंद। लेकिन कल्याण चंद धीरे धीरे जैसे इसका शासनकाल बढ़ता है, इसको अपने शक्तियां पता चल जाए, मैं तो राजा हूँ, ठीक है, मेरे पास इतना धन दौलत है। ये भी इन जो तुम्हारे पास अपने पद का तुम्हारे पास क्या करता है, मिस यूज करता है, ठीक है, उसका दुरुपयोग करता है। जितने भी तुम्हारे पास इसकी शक्तियां थी उसने उसका मिस यूज करा, और बाद में ही तुम्हारे पास इन फरतेयालों को उसने क्या कर दिया, मार दिया। और इसका एक तुम्हारे पास एक दीवान था, सुना तुम्हारा क्या था, इसका एक दीवान था, सुना क्या था। अब देखो इसका एक था शिवदेव जोशी, क्या था, शिवदेव जोशी, ठीक है। देखो बहुत सारे नाम है, कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। देखो कोई भी कभी भी याद करना, कोई भी टीचर चाहे कितना भी वो है, चाहे स्टूडेंट है, इतने नामों को याद करना उतना पॉसिबल है, ठीक है। ये कोई नहीं होगा जिसके इतने सारे, देखो हम कब से, अब जब हमारा पहली कक्षा चल रही थी वहां पे पुरातात्विक कहाँ से चले, ठीक है। अभी पूछूंगा किसी को, एक दो क्वेश्चन तो सारे भूल जाएंगे, ठीक है। अभी पूछूंगा कि जो तुम्हारे पास बवाली पोखरी का पता नहीं बता पाओगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम पढ़ते हैं, जब हम इमेज बनाते हैं दिमाग में तो भूल जाता है, ठीक है। लेकिन ये चीजें याद करवाते हैं जब इसको क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, रिविजन क्या करना है, रिविजन। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले हमको रिविजन करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा तुम इसको देखो तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप लोग खुद इंप्रूव नहीं करेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमको याद नहीं होगा, ठीक है। बार बार देखना है, एक बार नहीं तो 2 बार 20 बार देखो, तब जाके हमको होगा, अच्छे से याद होगा, ठीक है। अब कल्याण चंद यहाँ पे बनते हैं, इसका तुम्हारे पास एक वजीर था तुम्हारे पास, या दीवान था, तुम्हारे पास कौन था, शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी क्या करेगा कि इस कल्याण चंद के बोलने पर, मतलब कि शिवदेव जोशी के बोलने पर कल्याण चंद इन फरतेयालों कर देगा, मरवा देगा। अब देखो यही लाए थे इसको, और यही इन्होंने कर रहा मारने पे तुला है। अब फरतेयाल जाए तो जाए कहाँ, ठीक है। तो जो हमारे पास उत्तराखंड है, उत्तराखंड में अगर आप नीचे चले जाओगे दक्षिण में, तो यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में क्या कहा मैंने, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में एक राज्य पड़ता था उस टाइम पे, ठीक है, उसका नाम है तुम्हारे पास रोहिला, क्या था, रोहिला साम्राज्य, ठीक है। देखो कभी भी जैसा आप लोग पढ़ते हो ना, रोहिला साम्राज्य, ठीक है, जैसा आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, आपने पहला नाम सुना यहाँ पे रोहिला, ठीक है। कई लोग ऐसे होंगे जो इस नाम को पहली बार सुनो, ठीक है। तो आपके दिमाग में पहले ही पढ़ते समय आना चाहिए यार रोहिला कौन है। अगर रटने के लिए बोल दिया मैंने सीधा रोहिला, इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया, प्रदीप शाह और इन्होंने मिलकर करा, आप लोग रटोगे।
थोड़ा सा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो तो अगर इतिहास की अच्छी समझ रखनी है तो हर पॉइंट को उसके बारे में सर्च किया करो, ठीक है यार ये चीज हो क्या सकती है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे रोहिला साम्राज्य था, तो पहले आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि रोहिला है क्या, ठीक है। देखो अगर हम भारत के पश्चिम में तो पाकिस्तान पे तुम्हारा क्या है, अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान से मानते हैं कि उस टाइम पे कई रोहिला सरदार जो अफगानी सरदार थे वो तुम्हारे पास कहाँ आके बसे थे, भारत के उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में बसे थे कौन, रोहिला सरदार। वो अफगानिस्तान के एक कुल मिला के एक माइग्रेशन करके वहां से माइग्रेट कर गए थे, जिससे कि हम अफगानी क्या कहते हैं, अफगान प्रवासी कहते हैं। इन रोहिलाओं को हम क्या कहते हैं, अफगान प्रवासी, ठीक है। जैसे वो यहाँ पे व्यापार करने आए थे, ठीक है। लेकिन बाद में हमने कहा था कि 1707 में यहाँ पे औरंगजेब की डेथ हो जाती है, इसलिए मुगल डायनेस्टी जो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहा था उस टाइम पे वो तुम्हारे पास कमजोर पड़ जाती है, और ये तुम्हारे पास इसी का फायदा उठा के तुम्हारे पास जो रोहिला सरदार थे वो हमारे इस जो रामपुर वाला क्षेत्र है ना यहाँ पे अपना ही एक डायनेस्टी खोल देते हैं, उसको कहते हैं हम रोहिला साम्राज्य, ठीक है। तो उनका तुम्हारा सबसे बड़ा पता उसे हम कहते हैं रोहिला सरदार, क्या कहते हैं, रोहिला सरदार, ठीक है। तो अब देखो जो तुम्हारे पास ये फरतियार लोग थे तुम्हारे पास कहाँ गए, रोहिलाओं के पास कि भाई हमको अपने शरण दे दो, ये लोग हमें क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब ये आते हैं, अब ये तुम्हारे पास रोहिला तुम्हारे पास इनको बचाने के लिए कहाँ जाएंगे, चंदों पर आक्रमण करने के लिए जाएंगे। अब रोहिलाओं के पास शक्ति बहुत है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे उनके पास तोप खाने होते ना ज्यादातर, तो मतलब कुल मिला के हमारे इन पहाड़ी राज्यों से इनके पास ज्यादा क्या थी, पावर थी। तो ये तुम्हारा रोहिला जैसे यहाँ पे अटैक कर लेंगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे उस टाइम पे, कल्याण चंद, कौन थे, कल्याण चंद। तो ये कल्याण चंद जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे आते हैं, तो यहाँ पे द्रोणागिरी यहाँ तक पहुंच गई तुम्हारे, कहाँ से, नेपाल से लेकर, या सॉरी नेपाल कह रहा हूँ मैं, ये नैनीताल से ऊपर तुम्हारे पास अल्मोड़ा, यहाँ से तुम्हारे पड़ गए दूनागिरी, कहाँ पड़ गए, दूनागिरी। अब जैसे तुम्हारे पास दूनागिरी तक पहुंचे तुम्हारे पास कौन, रोहिला पहुंच गए, रोहिला सरदार पहुंच गए, तो रोहिला सरदारों ने क्या कर दिया कि इनको यहाँ से हरा दिया। तब जाके यहाँ से तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास कल्याण चंद थे वो तुम्हारे पास किसकी सहायता मांगे, अब प्रदीप शाह की सहायता मांगेंगे। तब जाके यहाँ पे अब जो अभी तक हमारी दुश्मनी चल रही थी, अब इन रोहिलाओं के चक्कर में गढ़वाल और चंदों के बीच मित्रता तुम्हारे पास संबंध हो जाएंगे, ठीक है। इस अब यहाँ पे मानते हैं कि तुम्हारे पास द्रोणागिरी नामक स्थान पर प्रदीप शाह ने और किसने, कल्याण चंद ने मिल करके आपस में इन रोहिलाओं पर अटैक किया था, लेकिन इनके ऊपर रोहिला हावी पड़ गए थे, इसीलिए प्रदीप इन्होंने इनसे 3 लाख रुपए, कितने लाख रुपए, 3 लाख रुपए सालाना तुम्हारे पास क्या पड़ा, टैक्स के दो बल हमको, टैक्स दो, नहीं तो हम तुम्हारे पूरे के गढ़वाल को भी क्या कर देंगे, लूट देंगे, इसलिए तुम हमें क्या दो, टैक्स दो। तो मानते हैं कि इसके पास तो पैसा था नहीं, किस पास, कल्याण चंद, मैंने कहा था कि क्योंकि उसने अपना पूरा मिसयूज किया था, उसने अपने राजघराने का पूरा जितना भी खजाना था वो तुम्हारे पास ऐसे लूट दिया था, ऐसे खर्च कर दिया था, इसलिए तुम्हारे पास इसके पास पैसा था नहीं, इसलिए इसकी हेल्प करने के लिए प्रदीप शाह तुम्हारा 3 लाख रुपए, कितने रुपए, 3 लाख रुपए की सुध देता है तुम्हारे पास, कल्याण चंद, सॉरी किसको, रोहिला सरदार को दे देता है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिखना 1743 में, कब, 1743 में लिखना कि चंदों या उत्तराखंड पे, उत्तराखंड के कहाँ पे, चंदों में, ठीक है। तो उत्तराखंड में सबसे पहला क्या होता है तुम्हारे पास, रोहिला आक्रमण होता है। उस टाइम तुम्हारे पास रोहिला सरदार थे, वो तुम्हारे पास कौन थे, उसके सेनापति अली मोहम्मद खान, ठीक है। और कहीं कहीं किताबों में तुम्हारे पास क्या है, अहमद भी है, क्या है, अहमद, इसको आप कंफ्यूजन हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि 1635 में सबसे पहले मुगल अटैक होता है, वैसे आपको याद रखना कि उत्तराखंड में सबसे पहला रोहिला आक्रमण तुम्हारा कब होता है, 1743 में होता है। उस टाइम के सेनापति कौन थे, अली अहमद खान या अली मोहम्मद खान, ठीक हो गया। तो देखो मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको इन पॉइंटों को समझने में आसानी होगी और हम इन अपने पूरे सीरियल को क्या कर पाए, हम याद कर पाए, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो सेनापति तुम्हारा कौन था, अली अहमद खान। अब मैंने कहा था कि जैसे अब यार इसके मन में कुछ न कुछ आए हुआ, उसने कहा यार कि एक प्रदीप शाह सिर्फ इसको बचाने के 3 लाख रुपए दे सकता है, तो इसके बाद क्या होगा, तुम्हारे पास बहुत सारा क्या होगा, धन होगा। इसीलिए तुम्हारे पास अब हमारे गढ़वाल के इस देहरादून वाले क्षेत्र में भी तुम्हारे पास तराई बार वाले क्षेत्र से तुम्हारे पास क्या करेंगे, रोहिला अटैक करेंगे। तो इसमें थोड़ा एक पॉइंट देना, 1757 में रोहिलाओं ने उत्तराखंड में या पवारों के गढ़वाल के किसको जीता, देहरादून को जीता, ठीक है। कब जीता, 1757 में। उस टाइम पे तुम्हारे पास सेनापति तुम्हारे कौन थे, नजीब खान, कौन थे, नजीब खान। इसमें आपको 2 चीजें लिखनी है, उत्तराखंड में या फिर गढ़वाल में तुम्हारे पास किसका, रोहिलाओं को अटैक कब होता तुम्हारे पास, 1757 में। और चंदो में कब होता तुम्हारा, 1743 में। उस टाइम तुम्हारे पास सेनापति कौन थे, अली अहमद खान। और जो तुम्हारे पास जो दोबारा अटैक किया तो उस टाइम तुम्हारे पास कौन थे,
नजीब खान। कौन थे? नजीब खान थे। ठीक है, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रदीप शाह के बारे में हमने देख लिया किस प्रकार से यहाँ पे रोहिलाओं को अटैक होता है, किस प्रकार से चंदों और पवारों के बीच सदियों से चली आ रही दुश्मनी तुम्हारे पास किसमें बदल जाएगी, मित्रता में बदल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद प्रद्युमन शाह, सॉरी ये तुम्हारे पास कौन थे? प्रदीप शाह। कौन थे? प्रदीप शाह। ठीक है, प्रदीप शाह। अब प्रदीप शाह के बाद तुम्हारे पास इसके पुत्र, उनका नाम तुम्हारा क्या था? ललित शाह। ललित शाह। अब ये तुम्हारे कब तक थे? 1717 से लेकर 1772 तक। ठीक है, ये तुम्हारे होंगे 1772 से लेकर 1780 तक। ठीक है, अब हमारे जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारे पास किस पर रहेगी? ललित शाह में। इसमें आप देखेंगे किस प्रकार से इनके यहाँ पे 4 पुत्र होते हैं तुम्हारे पास, पराक्रम शाह, फिर प्रद्युमन शाह, जयकृत शाह और प्रीतम शाह। ठीक है, इनके यहाँ पे 4 पुत्र होते हैं, किस प्रकार से आपस में लड़ते हैं। अब दूसरी क्लास में हम देखेंगे कि ललित शाह किस प्रकार से चंदों में, देखो मैंने कहा था कि चंदों में अब तुम्हारे पास क्या होगी? असमानताएं होगी, वहां के शासक आपस में लड़ने लगे, मतलब कि वहां पे एक प्रकार से गृह युद्ध हो गया। क्या हो गया? गृह युद्ध, मतलब आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, कोई उनको अच्छा शासक मिल नहीं रहा है। अब हम वहां पे देखेंगे किस प्रकार से वहां पे मोहनचंद जो कि चंद शासक नहीं था, रौतेला था, मोहन सिंह रौतेला, किस प्रकार से अपने को वहां पे चंद शासक बनता है, किस प्रकार से उसको तुम्हारे पास कौन हराएंगे? ललित शाह हराते हैं। किस प्रकार से वहां पे हर्षवर्धन जोशी आते हैं, हर्षवर्धन जोशी यहाँ पे ललित शाह को आमंत्रित करते हैं किस पे? चंदों पर अटैक करने के लिए। और किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, पहली बार तुम्हारे पास प्रद्युमन चंद यहाँ पे गढ़वाल का वह राजा जो तुम्हारे पास चंद वंश में शासन करता है, उसका नाम तुम्हारे पास क्या होगा? प्रद्युमन चंद। तो थोड़ा से आज एक तो थोड़ा टाइम का अभाव हो रहा है, थोड़ा हमारे पास समय की पाबंदी है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, अभी देखो जितने भी एग्जाम होने वाले होंगे, अगर कभी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और थोड़ा आप लोग कमेंट कर रहे थे कि हमको थोड़ा सिलेबस के बारे में थोड़ा अच्छे से बता दें, तो आपको एक शॉर्ट वीडियो को माध्यम से हम आपको आज या शाम तक, आज के या शाम तक, कल तक हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और आप लोग अच्छे से पढ़िए। बाकी आज के लिए जय हिंद।